नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी भाई बहन ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। आज हम जो बात करेंगे वो वाक्य शुद्धिकरण की ही करेंगे। पिछली कक्षा में हम वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित बहुत सारी बातें कर चुके थे, जिसके हम 6 नियम लिख चुके थे। वाक्य शुद्धिकरण का प्रत्येक नियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। ये जो आपको नियम मैं बता रहा हूँ, इनको बहुत ध्यान रखना, अच्छे से समझ लेना। बिल्कुल सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अभी हम बात करेंगे, तो पिछली कक्षा तक हम बात कर चुके थे, यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग हो, कर्म परसर्ग रहित हो, तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की क्या क्या विशेषताएं, अर्थात जो कर्म है वो कैसे कैसे प्रयोग होगा, ये सारी बातें कर चुके थे। तो बिल्कुल जालीदार जाट भाई, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। तो अभी हम जो बात करेंगे वो 7वें नियम की करेंगे। तो 6 नियम हम पढ़ चुके थे, अब आगे 7वां नियम पढ़ेंगे। और इसका जो 7वां नियम होता है वो क्या होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। 7वां नियम में आपको जो बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। यदि किसी वाक्य में उपाधि भी दे रखी हो और योग्यता भी दे रखी हो, यदि किसी वाक्य में उपाधि और योग्यता दोनों एक साथ आ जाए, तो याद रखना उपाधि हमेशा नाम से पहले और योग्यता हमेशा नाम के बाद आती है। समझ आया नहीं आया? जैसे आपने क्या की है, एमबीबीएस, तो एमबीबीएस आपकी योग्यता है, और एमबीबीएस किया इसलिए आपको क्या कहा गया, डॉक्टर। तो डॉक्टर आपकी क्या मिली, आपको उपाधि मिली। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहां इस नियम को लिख रहा हूं, इसको समझना। यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में उपाधि और योग्यता दोनों दे रखी हो, यदि किसी वाक्य में उपाधि और योग्यता दोनों दे रखी हो, तो उपाधि हमेशा नाम से पहले और योग्यता हमेशा नाम के बाद प्रयुक्त की जाती हैं, मैंने जो इसमें आपको बताना चाहा वो क्या बताना चाहा है, इसको आप ध्यान से समझना और देखो इसमें। तो देखो, यदि किसी वाक्य में क्या आ रही हो, उपाधि भी आ रही हो और क्या आ रही हो, योग्यता भी आ रही हो। यदि किसी वाक्य में उपाधि भी आ रही हो और क्या आ रही हो, योग्यता, दोनों आ रहे हो, तो उपाधि और योग्यता जब दोनों आ रहे हो तो ध्यान रखना उपाधि हमेशा नाम से पहले आएगी और योग्यता हमेशा नाम के बाद प्रयुक्त होती है। कैसे होती है ये भी समझना। जैसे अब मैं यहां पर लिख दूं, जैसे डॉक्टर मुन्ना भाई एमबीबीएस, इसको भी ध्यान से समझना, ध्यान देना। हाँ बिल्कुल। तो देखिए मैंने लिखा जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर उसकी क्या है, उपाधि है। डॉक्टर उसको क्या मिली है, उपाधि मिली है, और एमबीबीएस उसकी क्या है, योग्यता है। तो डॉक्टर मुन्ना भाई एमबीबीएस, एमबीबीएस। अब देखो इसमें आपको अच्छे से समझ लेना है, योग्यता हमेशा कहां आएगी, बाद में आएगी नाम के, और उपाधि कहां आएगी, हमेशा नाम से पहले। तो उसने योग्यता क्या प्राप्त की है, बिल्कुल
योग्यता क्या प्राप्त की है? एमबीबीएस है। और उसके उपाधि क्या मिली एमबीबीएस की? तो उसको डॉक्टर की। तो इसलिए किस में जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार और समझना, तो मैं यहां लिख देता हूं उसकी डॉक्टर तो उसकी क्या है? उपाधि है। डॉक्टर तो उसकी क्या है? उपाधि है। और एमबीबीएस उसकी क्या है? योग्यता है। तो यहां पर ये तो उसकी क्या हो गई? उपाधि हो गई। और एमबीबीएस उसकी क्या हो गई? योग्यता हो गई। ये उसकी क्या हो गई? योग्यता हो गई। इसी प्रकार मैं और लिख रहा हूं, जैसे प्रोफेसर, मैंने लिखा प्रोफेसर ए एस चौधरी, अच्छे से समझना इसको, जैसे प्रोफेसर ए एस चौधरी, ए एस चौधरी। अब इसमें देखो उसने योग्यता क्या है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, कुछ भी लिख देते इसमें, जैसे प्रोफेसर ए एस चौधरी। अब इसमें उन्होंने क्या करी? जैसे एमफिल करी, तो एमफिल उनकी क्या हो गई? योग्यता हो गई। एमफिल उनकी क्या हो गई? योग्यता हो गई। और डॉक्टर ए एस चौधरी, तो प्रोफेसर ए एस चौधरी में प्रोफेसर उनका क्या है? ये उपाधि है। ये क्या है? उनकी उपाधि है। और ये उनकी क्या है? योग्यता है। तो इस प्रकार से आपको इनका विशेष ध्यान रखना है, हर चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो ये तो उनकी क्या है? उपाधि है। और ये उनकी क्या है? योग्यता है। तो समझ में आया नहीं आया? तो हमेशा याद रखना इस बात को कि अगर उपाधि और योग्यता दोनों दे रखी हो तो उपाधि हमेशा नाम से पहले आएगी और योग्यता हमेशा नाम के बाद आएगी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कौन सा नियम हो गया? 7वां नियम। अब बात करेंगे इसके बाद 8वें नियम की। हाँ बिल्कुल, 8वां नियम भी ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। जो 8वां नियम होता है वो क्या होता है, इसको भी आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि हर नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और हर नियम बहुत ज्यादा क्या है? उपयोगी है। तो इसको ध्यान से समझना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। तो मैंने अगला नियम में भी थोड़ा सा ध्यान देना। यदि किसी वाक्य में कालवाचक और स्थानवाचक विशेषण प्रयुक्त हो, कालवाचक विशेषण भी दे रखा हो और स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी प्रयुक्त हो, तो इसमें देखो एक बात का विशेष ध्यान रखना, कालवाचक विशेषण हमेशा पहले और स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमेशा बाद में आता है। ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ध्यान रखनी है इसको, ठीक है ना। तो देखो मैं लिख रहा हूं, यदि किसी वाक्य में कालवाचक और स्थानवाचक यदि किसी वाक्य में कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण प्रयुक्त हो, यदि किसी वाक्य में कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण प्रयुक्त हो तो कालवाचक क्रिया विशेषण हमेशा पहले और स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमेशा बाद में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किए जाते हैं। आप में से कल कोई कमेंट मैंने बाद में देखा था, पूछ भी रहा था, जैसे एक तो पूछा था चाहिए और एक पूछा था चाहिए।
तो ध्यान रखना ये चाहिए, गलत होता है, शुद्ध कौन सा होता है, ये होता है। ऐसे ही आप कई बार लिखते हो लिए और लिए, तो ध्यान रखना ये गलत होता है, ये सही होता है। ऐसे ही आप कई बार पूछते हो गई और गई, तो कौन सा होता है, गई। ऐसे नई और नई, उसमें भी कौन सा सही होता है, नई सही होता है। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तो इनका भी विशेष ध्यान रखना। अब इसके आगे बात करेंगे तो इसको और समझना ध्यान से। तो क्या कहा गया कि यदि किसी वाक्य में कालवाचक और स्थानवाचक दोनों विशेषण प्रयुक्त हो रहे, दोनों क्रिया विशेषण प्रयुक्त हो रहे हो, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हमेशा पहले आएगा और स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमेशा बाद में आएगा। जैसे आप कई बार कहते हो, नहीं कहते, मैं प्रातः 7 बजे विद्यालय जाती हूं, तो मैं प्रातः 7 बजे विद्यालय जाती हूं, पहले क्या आएगा, 7 बजे, उसके बाद विद्यालय आएगा। अब आप ऐसे कह दोगे मैं विद्यालय 7 बजे जाता हूं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थानवाचक बाद में आएगा, कालवाचक पहले आएगा। तो इनका आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। जैसे अब इसके कुछ उदाहरण में लिखा हूं, ध्यान देना और अच्छे से समझना। जैसे मैंने लिखा सीमा प्रातः 7 बजे विद्यालय जाती है। सीमा प्रातः 7 बजे विद्यालय जाती है, तो 7 बजे ये क्या है, कालवाचक है कि नहीं है, 7 बजे तो क्या होगा, कालवाचक होगा, ये तो क्या हो गया, कालवाचक हो गया। और विद्यालय क्या है, ये स्थानवाचक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये क्या हो गया, कालवाचक, और ये क्या हो गया, स्थानवाचक। तो मैंने क्या कहा था कि यदि किसी वाक्य में कालवाचक और स्थानवाचक दोनों प्रकार की क्रिया विशेषण प्रयुक्त हो, तो कालवाचक हमेशा पहले आएगा और स्थानवाचक हमेशा बाद में आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बात समझ नहीं आई क्या, ये ध्यान रखना और समझो इसी में। जैसे मैं प्रातः 4 बजे मंदिर जाता हूं। मैं प्रातः 4 बजे मंदिर जाता हूं, तो इसको भी ध्यान से समझना, इसका भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं प्रातः 4 बजे मंदिर जाता हूं, तो यहां पर देखिए मंदिर क्या है, स्थान है, मंदिर क्या है, स्थान है, और प्रातः 4 बजे, तो प्रातः 4 बजे क्या है, समय है। तो कालवाचक कहां आया, पहले, कालवाचक कहां आया, पहले आया, और स्थानवाचक कहां आया, बाद में आया, क्योंकि मंदिर स्थान है और 4 बजे क्या है, कालवाचक है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, हाँ। तो ये भी देखो समझ आया नहीं आया, तो ऐसे नियमों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये सभी नियम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एक उदाहरण और लिख रहा हूं, वो भी ध्यान देना। जैसे मैंने यहां लिखा मेघना दोपहर 12 बजे मेघना दोपहर 12 बजे घर जाती है। मेघना दोपहर 12 बजे घर जाती है। अब देखो
दोपहर 12 बजे। तो ये दोपहर 12 बजे ये क्या है, समय है, और घर क्या है, स्थान है। तो यहां पे ये किस में आएगा, दोपहर 12 बजे। ये कालवाचक हुआ नहीं हुआ, ये तो किस में आ गया, कालवाचक में आ गया। और घर क्या है, स्थान है, इसलिए ये किस में आएगा, स्थानवाचक में आएगा। तो इस प्रकार से आपको इनका ध्यान रखना है, हर चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सभी बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। ये कौन सा नियम था, 8वां नियम। तो 7वां और 8वां नियम दोनों क्रम से संबंधित थे, किसका प्रयोग कहां किया जाता है ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अब आगे बात करेंगे, आगे ध्यान से समझना और ध्यान देना। अब इसके बाद अगला 9वां नियम है, उसको ध्यान देना, उसको भी ध्यान से समझना, ठीक है ना। अगला नियम है 9वां नियम, इसको भी ध्यान देना, कारकों का क्रम। तो क्रम संबंधी अशुद्धि तो चल रही थी, अब यहां अगला जो नियम होगा वो कारकों के क्रम से संबंधित होगा, कारकों का क्रम। अब देखो, आज तक आप जो हिंदी में कारकों का क्रम पढ़ते आए हो वो संस्कृत के अनुसार पढ़ते आए हो। संस्कृत में जो कारकों का क्रम होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले क्या आएगा, कर्ता आएगा, कर्ता के बाद में कर्म आएगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पे पर संबोधन हे ओ अरे। ये तो क्या है, कारकों का क्रम था संस्कृत के अनुसार कि ये कारकों का क्रम कैसे होता है। लेकिन जब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जो ये कारकों का क्रम होगा ऐसा नहीं होगा। हिंदी व्याकरण में कारकों का क्रम होता है, वो वाक्य शुद्धिकरण में कैसे होता है इसका ध्यान रखना है। ऐसे तो आप कारकों का क्रम पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन ऐसे करते हो। लेकिन जब इसको वाक्य में प्रयोग करोगे, वाक्य शुद्धिकरण के अनुसार प्रयोग करोगे, किसी वाक्य को वाक्य का निर्माण करोगे तो कारकों का क्रम कैसे कैसे होगा ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं लिख रहा हूं कारकों का क्रम, अच्छे से समझना। सबसे पहले आएगा संबोधन कारक, सबसे पहले आएगा संबोधन कारक। मैं वाक्य में क्रम के अनुसार बता रहा हूं, कारकों का क्रम जब किसी वाक्य का निर्माण करेंगे तो कैसे होगा ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, देखो विक्रम सिंह जी ने लिख भी दिया कारकों का क्रम कैसे होगा। अब यहां समझना, सबसे पहले क्या आएगा, संबोधन। संबोधन के बाद में क्या आएगा, कर्ता कारक आएगा। सबसे पहले क्या आया, संबोधन आया, संबोधन के बाद में क्या आया, कर्ता कारक। अब इसके बाद में क्या होगा, अधिकरण। अधिकरण के बाद में क्या आएगा, संबंध आएगा। अब इनका क्रम उल्टा होता जा रहा है, अधिकरण के बाद में क्या आएगा, संबंध आएगा। अब संबंध, तो ये हमने क्रम कैसा कर दिया, बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब इसको समझना ध्यान से, आरंभ जैसे संबंध के बाद में क्या आएगा, अपादान आएगा। संबंध के बाद में क्या आएगा, अपादान। संप्रदान, फिर क्या आएगा, करण आएगा। अंत में क्या आएगा, कर्म आएगा। और इस कर्म के साथ में किसका प्रयोग, ये कर्म किसके तुरंत पहले आएगा, क्रिया के तुरंत पहले आएगा। तो जो मुख्य कर्म होता है वो हमेशा कहां आता है, क्रिया के तुरंत पहले आता है। अगर किसी वाक्य में कर्ता के साथ अर्थात क्रिया के साथ एक से अधिक कर्म आ रहे हो तो मुख्य कर्म कहां आएगा, क्रिया के तुरंत पहले, और गौण कर्म कहां आएगा, कर्ता के साथ आएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अभी देखो इसमें क्रम समझ, ऐसे जो आप क्रम लिखते हो तो कैसे लिखते हो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और क्या होगा, संबोधन। ऐसे क्रम लिखते हो, ऐसे तो होता नहीं होता क्रम, हाँ बिल्कुल।
समास की पहचान कैसे करते हैं? समास की पहचान समास के अनुसार की जाती है। जैसा उसका समास विग्रह होता है उसी के आधार पर उसमें समास विग्रह किया जाता है। तो जैसा समास विग्रह होता है उसी के आधार पर उसका समास निकाला जाता है। तो समास विग्रह के आधार पर समास होता है। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं राहुल गुजर भाई, तुम तो पूरा ध्यान पढ़ने पर रखो, जो कर रहा है उसको वो करने दो, आपका तो पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। हाँ तो देखिए कोई बात नहीं, आप आधे से ज्यादा को आज टेक्निकल टीम जरूर बिलोंग कर रही होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं, इस वजह से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कर्ता कर्म करण, तो संबोधन कर्ता अधिकरण, संबंध अपादान संप्रदान करण कर्म और क्रिया। अब देखो सबसे पहले क्या लिख रहे थे आप यहां कर्ता, और अंत में क्या रहा था संबोधन। तो जो 8वें स्थान पे था वो कौन से स्थान पे आ गया? पहले पर। जो 8वें स्थान पे था वो कौन से पे आ गया? पहले पर। इसका स्थान कौन सा था? 8वां था। ये कौन सा था? 8वां स्थान था इसका। कर्ता का स्थान कौन सा था? पहला। तो यहां कौन सा आ गया? पहला। तो ये कौन सा हो गया? पहला हो गया। सबको बहुत अच्छे से समझ लेना और इसको ध्यान देना, क्योंकि ये क्रम के अनुसार ही आपको वाक्य शुद्धिकरण को समझना है। अब देखिए इसमें संबोधन पहले कौन से पे था? 8वें पे। तो सबसे पहले संबोधन आया, उसके बाद में क्या आया? कर्ता आया। अब जो क्रम है उसको उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब क्या है? जैसे ये अधिकरण था, ये कौन से स्थान पे? 7वें पे, ये 6 पे, ये 5 पे, ये 4 पे, ये 3 पे और ये 2 पे, और कर्ता कौन से पे था? पहले पे था। तो यहां पर आपको समझना है। तो यहां पर संबोधन 8वें पे था, यहां सबसे पहले ले लिया, फिर इसके बाद में आ गया कर्ता। अब इस क्रम को उल्टा कर्ता लाएंगे। अब क्या होगा? 7 6 5 4 3 2 इस प्रकार से आएंगे। तो ये कौन से पे है? 7वें पे होता है। ये कौन से पे होता है? 6ठे पे होता है। ये 5वें पे होता है। ये 4थे स्थान पे होता है। ये 3रे पर। अंत में कर्म आता है, जो किसके तुरंत पहले आता है? क्रिया के तुरंत पहले आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको भी आपको अच्छे से समझ लेना है। तो हर चीज बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। वाक्य शुद्धिकरण हिंदी व्याकरण का सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है, इसलिए इसको हर टॉपिक इसका हर प्रकरण आपको अच्छे से पता रखना है। बिल्कुल क्रम उल्टा कर देंगे 8 के बाद में। तो 8 के बाद 1, फिर जो क्रम है वो पूरा उलट जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। अब इसमें एक वाक्य लिख रहा हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा, ध्यान देना। अब सारे कारकों का प्रयोग वाक्य में हो ये आवश्यक नहीं होता, ये ध्यान रखना। पारलौकिक होता है, परलौकिक नहीं होता। प्रदीप बेनीपाल भाई जी, परलोक धनिक पारलौकिक बनेगा, परलौकिक शब्द शुद्ध नहीं होता। हाँ बिल्कुल। अब देखिए इसमें, अब समझना है इसमें, ठीक है ना। मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा उदाहरण है, ठीक है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लिख रहा है, बहुत ज्यादा सरल भी लगता है और आसानी से वो समझ में भी आ जाता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, हे बच्चों, हे बच्चों, हे बच्चों। तो ये संबोधन सूचक है कि नहीं है? अब संबोधन सूचक है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आएगा, तो इसके साथ में संबोधन सूचक चिन्ह भी लगेगा, नहीं लगेगा? हे बच्चों, कृष्ण हमेशा, क्या लिखेंगे? कृष्ण हमेशा, कहां से? कृष्ण हमेशा गोकुल से। कहां से? गोकुल से। कृष्ण हमेशा गोकुल से नंदगांव, कृष्ण हमेशा गोकुल से नंदगांव, किसके लिए? घूमने के लिए। क्योंकि आपको अच्छे से पता है नंदगांव की कौन थी?
भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका कहाँ की थी? नंदगांव की थी। भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? गोकुल में रहते थे। तो गोकुल से नंदगांव घूमने के लिए किससे आते थे? वो आने का उनका साधन क्या था? रथ से आते थे। किससे? रथ से आते थे। आने का उनका साधन क्या था? रथ से आते थे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो इसमें जैसे मैंने यहां लिखा हे बच्चों, ये कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। अगर इसमें बात करें कारक की तो ये कौन सा होगा? संबोधन कारक होगा। हे बच्चों, ये कौन सा कारक हो गया? संबोधन कारक हो गया। तो मैंने यहां लिख दिया संबोधन कारक। सबसे पहले संबोधन आया। अब कृष्ण कौन है? यहां पर कर्ता है। तो कृष्ण किस में आएंगे? कृष्ण भगवान कर्ता में आ गए। तो कृष्ण कर्ता है। अब इसके बाद में कृष्ण हमेशा गोकुल से, कहां से अलग हो रहे हैं? गोकुल से। तो ये अपादान हुआ नहीं हुआ? जिससे अलग होते हैं वो कौन सा होता है? अपादान होता है। तो कृष्ण हमेशा गोकुल से, अब कहां से अलग हो रहे हैं? गोकुल से। कहां जा रहे हैं? नंदगांव। अब किसके लिए? घूमने के लिए। तो ये संप्रदान हुआ नहीं हुआ? संप्रदान। अब जाने का साधन क्या है? रथ है। तो ये करण कारक हुआ नहीं हुआ? साधन के अर्थ में आ रहा है तो साधन के अर्थ में आएगा तो करण कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्रम आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सब लोग मन से पढ़ोगे तो समझ जरूर आएगा, क्योंकि हर चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण होती है। तो मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अब यहां तो लड़ाई पढ़ाई की नहीं चल रही, वहां तो यहां लड़ाई हाय और हलो की चल रही है। अरे ये हाय और हलो की जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो, ये तुम्हें जीवन भर के लिए रोने को मजबूर कर देगी। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो और अच्छे से समझ लो। तो देखिए, पहले हमने संबोधन लिया, फिर कर्ता। अब इसके बाद में क्या है? सारे परसर्ग आए, सारे कारक आए, ये कोई आवश्यक थोड़ी है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए ये क्रम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये क्या हो गया? कारकों का क्रम हो गया। तो ये बात तो समझ आ गई होगी। हाँ, तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद में तो अभी हमने जो बात करी है आज, वो चर्चा सिर्फ किसकी करी है? अभी हमने बात करी है पद क्रम संबंधी अशुद्धि की। अब बात करेंगे पद से संबंधित। दो प्रकार बताए थे। वाक्य अशुद्धि के कारण होते हैं, मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। एक तो पद क्रम से संबंधित अशुद्धि, एक पद से संबंधित अशुद्धि है। तो अब दूसरा कारण लिखेंगे पद से संबंधित अशुद्धि। पद संबंधी अशुद्धि। अब पद संबंधी जो अशुद्धि होती है उसके क्या क्या कारण होते हैं, उसको भी आपको ध्यान से और अच्छे से समझना है। ध्यान देना, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो, असमान लिंग में हो और एक वचन में हो, तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया हमेशा कैसे आएगी? अलग अलग रूप में आएगी। तो उसको भी अच्छे से और ध्यान से समझना। ये जो अब नियम बता रहा हूं ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है, ध्यान देना। तो इसमें मैं पद संबंधी अशुद्धि में सबसे पहला लिख रहा हूं, ध्यान देना। यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता
असमान लिंग और एक वचन में प्रयुक्त हो। असमान लिंग और एक वचन में प्रयुक्त हो, और एक वचन में प्रयुक्त हो। तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया निम्नानुसार प्रयोग होगी। निम्नानुसार प्रयोग होगी। देखो इसमें कहा क्या जा रहा है, पहले आप इसको अच्छे से समझना और ध्यान देना। यदि किसी वाक्य में क्या हो, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक क्या आ रहे हो, कर्ता आ रहे हो, कर्ता कितने हो, एक से अधिक हो, ठीक है ना। यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो, एक से अधिक कर्ता हो, कैसे हो, असमान लिंग में हो, और किस में हो, एक वचन में हो। तीन बातें ध्यान से समझ लो इसमें। देखो सबसे पहली बात, यदि किसी वाक्य में कर्ता कितने हो, एक से अधिक, लिंग कैसे हो उसके, असमान लिंग हो। तो एक से अधिक कर्ता, असमान लिंग, और किसमें हो, एक वचन में प्रयुक्त हो, तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया निम्नानुसार प्रयोग होगी। कैसे होगी, ध्यान देना, अच्छे से समझना। जैसे अब मैं इसमें कुछ उदाहरण लिख रहा हूं असमान लिंग और वचन के अनुसार। जैसे मैंने यहां पर लिखा सीमा रीमा, एक से अधिक करता असमान लिंग, तो एक तो सीमा ले ली, एक ले ली रीमा, एक सीमा रीमा व संजय, तो असमान लिंग के हो गए। तो सीमा रीमा और क्या है, संजय, क्या कर रहे हैं, क्रिकेट। अब इसमें क्या आएगा आगे, अब इसको आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी बात है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने लिखा सीमा रीमा व संजय। अब इसके आगे क्या आएगा, क्रिकेट खेल रहा है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। सीमा रीमा व संजय क्रिकेट खेल रहा है, खेल रही है, या फिर खेल रहे हैं, या फिर खेल रहे हैं। इसमें से कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा या तीसरा, बहुत अच्छे से समझना। इसमें मैंने कहा सीमा रीमा व संजय क्रिकेट खेल रहा है, खेल रही है, खेल रहे हैं। इसमें से कौन सा आएगा, पहला आएगा, दूसरा आएगा या तीसरा आएगा, ये सही होगा, ये सही होगा या नीचे वाला सही होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। शायद आपने आज तक ये अभी तक सुना नहीं होगा कि वाक्य शुद्धिकरण, मैंने पहले कहा था, हिंदी व्याकरण का सबसे कठिन टॉपिक होता है। हाँ बिल्कुल, उत्तर सभी का आ रहा है। हाँ, ऐसे उत्तर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी मन और होगा कि मैं और अच्छी चीजें आपको बता सकूं। तो बिल्कुल सबका उत्तर क्या आ रहा है, खेल रहे हैं, जो गलत है, जो क्या है, गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, सीमा रीमा व संजय क्रिकेट खेल रहा है, नहीं, ये होगा, क्या होगा, खेल रहा है होगा। अब इस बात को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना, ठीक है ना। क्या आएगा, खेल रहा है आएगा। क्यों आएगा, इसका कारण अब समझना। यहां पे यही चीजें तो आपको वाक्य शुद्धिकरण में समझनी है।
यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक क्या हो, कर्ता हो, असमान लिंग में हो और एक वचन में हो, तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार होगी, निम्नानुसार होगी। अगर मैं यहां पे ऐसे लिख देता, कैसे लिख देता, ध्यान देना, सीमा, रीमा और संजय सभी क्रिकेट खेल रहे होता, अब वो किसके अनुसार आता, सभी के अनुसार आता। किसके अनुसार आता, सभी के अनुसार। तो जब किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो, असमान लिंग में हो और एक वचन में हो और या सभी नहीं लिख रहा हो, केवल वा या लिख रहा हो, तो क्रिया हमेशा अंतिम कर्ता के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी, अंतिम कर्ता के अनुसार। अब मैं इसको फिर बदल रहा हूं, ध्यान देना इस पे। इसमें मैंने यहां क्या लिखा, जैसे दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं मैं, संजय सीमा व रीमा। अब यहां पर मैंने लिखा क्रिकेट क्या आएगा, खेल रही है। बहुत अच्छे से समझ लेना इस बात को। मैंने क्या कहा, सबसे पहले कहा मैंने सीमा रीमा व संजय क्रिकेट खेल रहा है, फिर कहा संजय सीमा व रीमा क्रिकेट खेल रही है। अब इसकी जगह में ऐसे ना लिख के इसको कैसे बदल देता, इसको मैं फिर दूसरे रूप में लिख रहा हूं। मैंने लिखा सीमा रीमा और संजय, सीमा रीमा और संजय सभी क्रिकेट खेल रहे हैं, सभी क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर और या सभी आ जाएगा तो वाक्य में जो क्रिया होगी, ध्यान रखना, हमेशा किस में होगी, पुल्लिंग में होगी और बहुवचन में होगी। बात समझ आई नहीं आई, पुल्लिंग में होगी और बहुवचन में होगी। अब यहां पे क्रिया कैसी है, कैसी क्रिया आ रही है यहां पर, एक तो पुल्लिंग आ रही है और किस में आ रही है, बहुवचन में आ रही है। क्रिया कैसी होगी, पुल्लिंग होगी और बहुवचन होगी। पुल्लिंग और क्या है, बहुवचन है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा था, सीमा रीमा व संजय क्रिकेट खेल रहा है। अब यहां जो क्रिया आ रही है वो किसके अनुसार आ रही है, संजय के अनुसार। संजय के अनुसार आ रही है तो क्या आया, खेल रहा है। तो ये क्या थी, पुल्लिंग एक वचन में थी। किस में थी, पुल्लिंग एक वचन में। अब यहां किसके अनुसार आ रही है, यहां पर जो क्रिया आ रही है वो किसके अनुसार आ रही है, तो यहां रीमा के अनुसार। किसके अनुसार आ रही है, रीमा के अनुसार। रीमा के अनुसार आ रही है तो हमने इसका क्या लिखा, खेल रही है। अब यहां पे ये किस में आई, स्त्रीलिंग और एक वचन में आई, स्त्रीलिंग और एक वचन में आई। तो यहां पर अंतिम कर्ता के अनुसार, यदि और या सभी नहीं जुड़ा हो तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार आएगी। और जुड़ रहा होगा या सभी जुड़ रहा होगा तो किसके अनुसार आएगी, ना तो सीमा के अनुसार आ रही, ना रीमा के अनुसार आ रही, ना संजय के अनुसार आ रही, बल्कि किसके अनुसार आ रही है, सभी के अनुसार आ रही है। इसका मतलब किस में आएगी, हमेशा क्रिया पुल्लिंग में आएगी और बहुवचन में आएगी। तो ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और ध्यान देना, मैं उदाहरण लिख रहा हूं इसमें, जैसे रमेश राधिका और मोनिका। रमेश, राधिका और मोनिका सभी पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं।
अब इसमें देखिए ध्यान से समझना, मैं इसको ऐसे ना लिख के क्या लिख देता, मैं लिख देता रमेश, राधिका व मोनिका पढ़ रही है। अगर और ना लिखता, सभी ना लिखता, तो ये किसके अनुसार आता, अंतिम कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार, अंतिम कर्ता के अनुसार आता, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर तो क्या हुआ, यहां पे क्या आ रहा है, सभी, यहां पे क्या आ रहा है, सभी आ रहा है। तो यहां पर सभी के अनुसार ये क्रिया किसकी हुई, तो सभी के अनुसार आया, तो सभी के अनुसार आने पर क्रिया किसकी हुई, पुल्लिंग की हुई। नहीं, देखो मोनिका है अंत में, मोनिका है, फिर भी किसका आ रहा है, पुल्लिंग होगा, और क्या होगा, बहुवचन होगा। कौन सा हुआ, पुल्लिंग व बहुवचन हुआ। तो ये क्यों हुआ, इसका कारण समझ आया नहीं आया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी नियम होते हैं जिनका आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो समझ आया नहीं आया, यदि किसी वाक्य में कर्ता, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक क्या आ रहे हो, कर्ता आ रहे हो, किस में आ रहे हो, एक से अधिक कर्ता हो, असमान लिंग में हो, एक ही लिंग के होने पे अलग नियम बनेगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो एक से अधिक कर्ता हो, असमान लिंग में हो, और किसके अनुसार आ रही है, तो ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता, असमान लिंग और एक वचन में प्रयुक्त हो, तो जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी। तो यहां पर ये बात आपको समझ आ गई होगी, इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये चीज भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिल्कुल, हाँ जी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से पता होना चाहिए। आज जो हमने नियम लिखे हैं, आज हमने जो नियम समझे हैं, ये नियम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, विषय ध्यान रखने हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। जाते जाते एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात याद रखना, जिंदगी में किसी को कसूरवार ना बताओ, जिंदगी में किसी को कसूरवार ना बनाओ। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। तो कभी किसी को बुरा मत बोलो, अच्छे लोग हैं आपके लिए खुशियां लाएंगे, और अगर आपके लोग कोई बुरे हैं तो वो आपको कोई ना कोई तजुर्बा देंगे, सीखने का मौका देंगे। तो आज के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद। 9 बजे वाली क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।